हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ाया था और जो कुछ भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसकी पूरी समरी मैंने बोर्ड पे लिखी है। उसे आप कॉपी डाउन कर लीजिए। जो पहला टर्म है वो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स है। तो पावर एक्स से बढ़ाइए और नए पावर से डिवाइड करिए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और एन अगर -1 होता है तो ये वैलिड नहीं होता है, तो इसकी जगह मैंने ये ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy, तो log y आ जाएगा। cos को इंटीग्रेट करेंगे साइन आएगा, साइन को इंटीग्रेट करेंगे माइनस कॉस आएगा। यहाँ को बोलते हैं इनसेन मिका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस। और फिर ई में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये हर बार चूंकि लिमिट्स नहीं दी हैं इसलिए मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ऐड किया है। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस बी माइनस बी। हम सिंबॉलिकली ऐसे ही प्लस सी ऐड कर रहे हैं, कभी ये माइनस आया तो फिर वैल्यू अपने आप माइनस में रहेगी। फिर इसी को एक्सपेंशन ले लिया, इसका ब्रैकेट ले लिया मैंने। ब्रैकेट के अंदर x नहीं ax प्लस b है, तो ये पावर का जो करते हैं वो करेंगे, पावर बढ़ाया और नए पावर से डिवाइड किया। और अब ddx और ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उससे डिवाइड करेंगे। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जो x का कोएफिशिएंट है वो यहाँ बच जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ऐसे ही इसका करस्पॉन्डिंग ये आएगा। अगर y की जगह मैंने 1 ये y की एक एक्सप्रेशन ले ली, डायरेक्ट y न लेके y की एक्सप्रेशन ले ली, अब चेन रूल या सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैं नहीं पढ़ा रहा, डायरेक्ट हमने उसका रूल बना लिया है कि ये इट इज ऑफ दिस फॉर्म से लॉग में ही आंसर आएगा। पहले मैंने इसका वो किया जो करता हूँ, मैंने लॉग ले लिया, पहले ब्रैकेट के अंदर नहीं झांका, ब्रैकेट को जस्ट कॉपी किया, फिर इस पूरी एक्सप्रेशन को एक बार डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दिया। ये जो ब्रैकेट है ना, इसको डिफरेंशिएट किया। अब जो वेरिएबल है वो y है, तो y का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। cos के बाद एक एक्सप्रेशन है तो वो करूंगा जो cos का करता हूं यानी साइन, और उसके बाद ब्रैकेट से निपटूंगा। तो यहाँ तो सब डिवाइड होता है, ddz ऑफ दिस ब्रैकेट से आप डिवाइड करेंगे और वो जिस जो चीज से डिवाइड होगी जो चीज वो z का कोएफिशिएंट है। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन के बाद ये थोड़ा ध्यान देने लायक है, साइन वाला इसी का करस्पॉन्डिंग जब एक्सप्रेशन आ जाए, ब्रैकेट आ जाए, साइन थीटा नहीं है, उस थीटा का कोई और फंक्शन है, तो अंदर घुसते के साथ मुझे साइन दिखा तो मैं वो करूंगा जो साइन का करता हूं, इनसेन बी का माइनस कॉस। और अभी ब्रैकेट के अंदर मैंने नहीं झांका, अब बारी है ब्रैकेट की, तो dd थीटा ऑफ ब्रैकेट से डिवाइड करूंगा और थीटा के साथ जो कुछ भी है वो यहां बच जाएगा। ये थोड़ी बढ़िया चीज हो गई, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इसमें इसका करस्पॉन्डिंग ये टर्म जब एक एक्सप्रेशन है, टर्म ये है ओमेगा टी प्लस सी dt, तो पहले वो करूंगा जो e का करता हूं, यानी कुछ चेंज नहीं करूंगा, जो कुछ जैसा है वैसे ही रखूंगा। e लिखा, फिर ये भी मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर घुस के मारने की बारी है, इसे डिफरेंशिएट किया और जो t का कोएफिशिएंट है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट, उससे डिवाइड कर दिया। अब c टर्म यही आ रहा था, मैंने जानबूझ के यहाँ ओमेगा टी प्लस सी लिया था, दोबारा c यहाँ लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है। दिस इज सम कांस्टेंट, इट कैन बी अनदर एनी कांस्टेंट, तो आप कुछ भी a d z y कुछ भी लिख सकते हैं। c अगर यहाँ आ गया था तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे c का टर्म नहीं लिया, ठीक है। अब मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट का नाम कुछ भी दे दिया, इट इज अ रैंडम assumption, can give any variable name to it, right? अब बात समझ में आई? अब आपको कोई डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो बोल दीजिए ओके सर। चाहे तो आप स्क्रीन पे थम्स अप कर दीजिए अपने, ठीक है, फाइन, ओके, गॉट इट, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूरी स्क्रीन पे आ गया, मजा आ गया। बस इसी से मजा आता है, इसी से एनर्जी मिलती है टीचर्स को। ऑलराइट, तो मैं अब आगे चलता हूं और मैं कोई ऑर्डिनरी एक आध, फिर डेफिनेट इंटीग्रल बचा था उसका एक आध कोई एग्जांपल ले लेता हूं। ये आपने लिख लिया है सभी ने? बस इतना से इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए। और एडवांस केसेस इंटीग्रेशन के आप जो हायर मैथ्स वालों की बुक्स में मिल जाते हैं 12th की, वो प्लीज मत करिएगा ढूंढ ढूंढ के। फॉर नाउ या 11th 12th की फिजिक्स के लिए इतना इंटीग्रेशन फिलहाल काफी है, इनकी सॉलिड मास्टरी हो जाए उसके बाद कुछ सोचना। अभी मैं लिमिट्स की बात कर रहा हूँ, लिमिट्स का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ जी m2 by x square dx फ्रॉम कुछ r टू इंफिनिटी, ये कैलकुलेट करके बताइए। अब मैंने लिमिट्स दिखा दी, जब लिमिट्स होती हैं तो ये डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है।
जब कोई लिमिट नहीं होती है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। जब डेफिनेट इंटीग्रल होता है, जब लिमिट्स होती हैं, तो कांस्टेंट टर्म की जरूरत नहीं पड़ती। हमने पिछली क्लास में देखा था कि वो अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। तो जो कुछ भी कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले आइए, शायद ये कांस्टेंट्स हैं, और इसको ऐसे लिख दीजिए, और ये हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई लोअर लिमिट, और ये हो गई अपर लिमिट। अगर मैंने ये इधर dx लिखा है ना, तो मेरे को यहाँ x की लिमिट्स डालनी पड़ती है। अगर यहाँ dv लिखूंगा ना, तो वेलोसिटी की लिमिट्स डालनी पड़ेगी। अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो मेरे को टाइम की लिमिट्स डालनी पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात जरा लिख दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि if the variable of integration is time, then we have to put the limits of time। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान दीजिए इस पे। Then we have to put the limits of time, and if the variable of integration is theta, then we have to put the limits of theta। जो भी यहाँ आता है ना, उसकी लिमिट्स यहाँ और यहाँ आती हैं। ये बड़ी काम की बात है। एनीवे, अब आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा gm1 m2, और अब इसके इंटीग्रेशन का जवाब लिख रहे हैं -2 + 1, और नए पावर से डिवाइड कर रहे हैं, और अब लिमिट्स को यहाँ डाल देंगे r to infinity। ये माइनस भी एक कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ला सकते हैं। सारे कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं ना, तो ये माइनस भी बाहर आ गया, और ये हो गया 1/x from r to infinity। सब लिखते चलिए, आप पूरा कॉपी भी करिए, समझिए भी, और कोई डाउट आए तो पूछिए। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू लोअर लिमिट। इतना ही सीखना है बस आपको। इस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है वो लिखिए, फिर इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर द वेरिएबल इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर द वेरिएबल इज इक्वल टू लोअर लिमिट, तो जाएगा -gm1 m2, और एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 -1/r, तो फाइनल आंसर आ गया +gm1 m2 r। दिस इज योर आंसर। ग्रेविटेशन के चैप्टर में हम इसे दोबारा इसका जिक्र करेंगे। ग्रेविटेशन के चैप्टर में इसकी बातें फिर से होंगी। डेफिनेट इंटीग्रल का बस एक थोड़ा सा आइडिया आपको हुआ कि आप लिमिट्स कैसे पुट करते हैं। बस आपको इतना ही समझ में आना है कि इंटीग्रेशन में जो करते हैं वो करिए, इंटीग्रेशन के लॉज लगा के, फिर इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर अपर लिमिट, एंड फिर इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू माइनस के बाद माइनस द वैल्यू ऑफ द एंटायर ब्रैकेट फॉर द वेरिएबल इज इक्वल टू लोअर लिमिट। और अगर यहाँ -1 आ रहा है तो ये कांस्टेंट है, और सारे कांस्टेंट्स हम बाहर ले जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही आपको करना है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -dy फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये मैंने आपको बताया था, कोई भी कांस्टेंट है, जैसे कि पाई 3.14 जैसे पाई होता है, ऐसे e होता है, और लॉग जिस दिन हम पढ़ेंगे उस दिन इसकी बात करेंगे आपसे। e भी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू करीब 3 के आसपास कुछ कांस्टेंट होती है, 2.7। एनीवे, इसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट बताइए। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? e को इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आएगा इसका बताइए। e टू द पावर माइनस। हाँ, ये बात सही बात बोली आपने। ये तो e टू द पावर, पहले तो मैं सिर्फ इसको देखता हूँ, और e देखते हुए मैं पूरा का पूरा सब कुछ जो भी था सब कॉपी कर देता हूँ, इसको छोड़ के। यहाँ जो भी था वो सब कॉपी कर देता हूँ। पर अभी एक काम और बचा है आगे, अपॉन -1। हाँ, शाबाश। अब ये जो कुछ भी था उसको y से डिफरेंशिएट करके मैं डिवाइड करूंगा dy ऑफ -y। ये जो कुछ भी था ना, उस पूरे एक्सप्रेशन को एक बार y से डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे। y का कोएफिशिएंट यहाँ है -1, है ना। लिमिट्स तो मैं डाल दूंगा अगले स्टेप में, तो हो जाएगा e टू द पावर -y अपॉन -1, और अब ये लिमिट्स हैं 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो अब इसका आंसर बता दीजिए। कोई इसके फाइनल आंसर तक पहुंच गया है क्या?
अक्षय अग्रवाल, कुछ कहना है आपको? नहीं सर, अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, करिए। एनीबडी रेडी विद द आंसर? हाँ निशिता, बोलिए आंसर। सिर्फ आंसर बोल दीजिए आप लास्ट सर टाइम। 1 माइनस e to the power माइनस इंफिनिटी। वो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी को आप कुछ सॉल्व कर सकते हो। एनीथिंग टू द पावर इंफिनिटी। -1 हाँ, -1 या +1 ऐसे ही कुछ आएगा। स्वराज, एक बार और चेक कर लो। सी, एनीथिंग टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, और वो माइनस वाला टर्म उसे नीचे ले आएगा। पावर माइनस है ना, ठीक है। ये देखिए, इस माइनस को मैं बाहर ला रहा हूं, और ये हो गया ऐसा। और ये पहले तो इसको इस रूप में आप ले आइए, इस माइनस को बाहर ले जाइए और इसको जरा नीचे ले आइए। नेगेटिव पावर को अभी हैंडल मत करिए। जब आप इसे ऊपर से नीचे लाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर y इज इक्वल टू अपर लिमिट, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर y इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर y इज इक्वल टू लोअर लिमिट। अब 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, ठीक है, एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, anything to the power 0 is 1, so the answer is actually +1। ये इसका आंसर है। कोई भी डिस्कशन हो तो कर लीजिए, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए। अगर जरा सा भी डाउट है तो पूछ लीजिए। There should be, there are only two options, either a thumbs up or speak up the doubt। दो ही चीजें चाहिए, या तो सारे थम्स अप होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन पूछिए। सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं पूरा आपको फिर से समझा रहा हूँ, पूरा ध्यान से देखिए। या ये उसने दिया था कि इसको इंटीग्रेट करिए और ये लिमिट्स थी, तो सब लिमिट से तो बाद में निपटूंगा, पहले खाली इसके इंटीग्रेशन को देखता हूँ। ई जब होता है तो फिर इंटीग्रेशन में हम पूरा का पूरा उठा के कॉपी कर देते हैं। ई में ना तो इंटीग्रेशन से फर्क पड़ता है ना डिफरेंशिएशन से फर्क पड़ता है। अब ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, जो पावर में एक एक्सप्रेशन है, जो भी कुछ पावर होता है उसको वेरिएबल से डिफरेंशिएट करके डिवाइड करते हैं, ये तो आपको पता है। इतना तो पता है ना फरीन? हाँ या ना फरीन? यस सर। ओके, जी डन। पता है। ओके, नाउ देन दिस विल बिकम -1। इसको मैंने ऐसा का ऐसा कॉपी किया और लिमिट्स भी 0 से इंफिनिटी कॉपी कर दी, बस को इंटीग्रेशन का साइन हटा के स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। अब इस माइनस को मैं बाहर ले गया, और ये चूंकि पावर इसका नेगेटिव है तो मैं इसको जब नीचे ले आऊंगा तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। या ये वाली बात क्लियर हुई मरियम? यस सर। इज दिस क्लियर मरियम? यस सर। क्लियर है? जी। ओके, अभी क्या होगा, अब मैं इसमें वैल्यूज डालूंगा इसकी। ये -1 तो यहाँ है ही। अब e टू द पावर, इसको मैंने शायद डायरेक्ट लिख दिया, ये गड़बड़ हो गई। इसको मुझे लिखना चाहिए e टू द पावर इंफिनिटी। पहले y की मुझे वैल्यू लेनी है इंफिनिटी, डायरेक्ट लिख दिया मैंने उसको। फिर मैं माइनस साइन लगाऊंगा, फिर इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर y इज इक्वल टू 0। ये मैंने स्टेप पढ़वा दिया था, डायरेक्ट लिख दिया था, उसकी दिक्कत आई होगी, ठीक है। अब फिर मुझे यहाँ आपसे कहना पड़ेगा कि एनीथिंग टू द पावर इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी। एनीथिंग टू द पावर इंफिनिटी, कोई नंबर अगर 1 से बड़ा है उसका पावर अगर इंफिनिटी करूंगा तो वो टर्म इंफिनिटी हो जाएगा, और फिर ये 0 -1 हो जाएगा, फिर ये +1 हो जाएगा। आप 2 पॉइंट्स लिख लीजिए, शायद आप 1 पॉइंट तो लिख चुके हैं। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। 1 पॉइंट और लिख दीजिए, यहां मैंने लिखवाया था एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। 1 पॉइंट और लिख दीजिए, एनीथिंग टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी। एनीथिंग टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी अगर वो नंबर 1 से बड़ा है तो। एनीथिंग टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी अगर वो नंबर 1 से बड़ा है तो।
अगर आपको इसमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं भी आया तो चिंता की बात नहीं है, और प्रैक्टिस लगेगी। अभी मोटे तौर पे समझिए कि लिमिट्स का क्या करते हैं। बस मुझे इंटीग्रेशन में और इन कैलकुलेशंस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ये एक्सपोनेंट्स के रूल्स क्लियर करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं केवल लिमिट्स को हैंडल कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं। बाकी एक्सपोनेंट्स के लॉस जब हमारे और परफेक्ट होंगे तो शायद हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और प्रैक्टिस होगी बाद में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन in numericals of the chapter of motion, application of integration in numericals of chapter of motion. हमने पहले डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन देखी थी, आज इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन देख रहे हैं। और ये हमें याद है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। देखते हैं, शायद उस लिहाज से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि अगर मैं x को डिफरेंशिएट करता हूं तो वेलोसिटी मिलती है। ये बोलता हूं ना dx by dt वेलोसिटी, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो वापस x मिल जाएगा। ऐसा लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए, सिंस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, are complementary to each other, therefore following results are expected. Following results are expected. Number 1, differentiation. सर वो पिछला स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने बस केवल ये कहा है कि since integration and differentiation are complementary to each other, so the following results are expected. Following results are expected. Number 1, differentiation of x gives velocity. Differentiation of x gives velocity. Therefore, integration of velocity should give back x. x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, इसका मतलब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलना ही चाहिए। और ये बात अब हम मैथमेटिकली आपके सामने देख रहे हैं। जो v होता है वो dx by dt होता है। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो dx is equal to v dt, dx is equal to v dt. Now integrate both sides, integrate both sides. So integration of dx is equal to integration of v dt. ठीक है, अब यहां मैं अगर लिमिट्स डालूंगा, सपोज मैंने लिमिट्स डाली, फिलहाल तो मैं नहीं डाल रहा हूं क्योंकि अभी मैं सिंबॉलिक बातें कर रहा हूं बस। अगर लिमिट्स डालूंगा तो किसकी डालूंगा, बोलिए जोर से। वेलोसिटी। टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं। अगर लिमिट्स डाली तो मैंने टाइम की डालूंगा, और यहाँ अगर लिमिट्स डाली तो काय की डालूंगा, डिस्टेंस x की, x की। यस, अगर यहाँ लिमिट्स डाली तो x की डालूंगा, और यहाँ लिमिट्स डाली तो टाइम की डालूंगा। फिलहाल चलिए इसकी तो मैं डाल देता हूँ, x1 से x2 में भी ये 0 से t कहा जा सकता है। मान लीजिए जब टाइम 0 था तो पार्टिकल की पोजीशन x1 थी, और जब टाइम t है तो पार्टिकल की पोजीशन xt है, x2 है। तो मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ v dt, लिमिट्स अब नहीं लिख रहा, लिख भी सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा x, इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा x, क्योंकि ये दोनों चिपके चिपके आ रहे हैं ना, कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन और d के बीच में कोई एक टर्म आ गया है, चाहे वो वेरिएबल है। और इसकी लिमिट्स डाल देता हूँ, x1 से x2, ये सॉल्व करने को हो जाएगा x2 - x1 यानी कि डेल्टा x। तो कंक्लूजन हमारा ये हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज इक्वल टू डेल्टा x। बस पहले हमने अप्रोक्सीमेटली बातें की थी और ये सीखा था
कि यार x के डिफरेंशिएशन से v मिलता है, तो v के इंटीग्रेशन से वापस x मिलेगा, करीब करीब बात वही आई, v के इंटीग्रेशन से x मिल रहा है। और अगर आगे के लिए पूरी तैयारी रखनी है तो हमें ध्यान से समझ लेते हैं कि ये x नहीं मिल रहा है, ये डेल्टा x मिल रहा है। x में और डेल्टा x में फर्क है, वो हम बाद में ही समझेंगे। देखिए, मैं एक और बात जानता हूं कि डिफरेंशिएशन मींस स्लोप एंड इंटीग्रेशन मींस व्हाट? एरिया। एरिया। That's right, एरिया, है ना। 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आपको मौका दूंगा, कोई डाउट होंगे तो पूछिएगा। मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, पहले कंक्लूजन भी लिख दीजिए आप कि एरिया अंडर बीटी ग्राफ, कंक्लूजन लिख दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, रेड इंक से लिख दीजिए, एरिया अंडर बीटी ग्राफ, क्योंकि इंटीग्रेशन बोले तो एरिया, एरिया अंडर बीटी ग्राफ, एरिया अंडर बीटी ग्राफ represents delta x, represents delta x। और caution में लिख दीजिए, caution अलग से लिख दीजिए, CAUTION, caution, कि it is delta x not x। पूरा पढ़ा तो समझ में आया कि ये x नहीं है, ये delta x है। इनमें तो बात बाद में होगी, अभी तो बस यही पढ़ना है कि हाँ x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ x या dx आएगा, कुछ x या dx आएगा। अभी छोटे छोटे dx का सम आ रहा है, वो डेल्टा x है ना। इसमें कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए। एनीबॉडी प्लीज, एनी डाउट? और कुछ तो पूछिए ही, एक आध तो छोटा मोटा सर ये डाउट डेल्टा आपको x क्यों है, dx क्यों नहीं है? निशिता जी फिर से बोलिए। सर वहाँ पे डेल्टा x ही क्यों लिखा, dx भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, उसकी हम यार मैथमेटिकली तो ये जब कैंसिल हुआ ना, पहले तो dx तो शुरू से था ही, और जब इंटीग्रेशन के लॉज लगाए तो ये बन गया खाली x, इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x। फिर मैंने x की लिमिट्स डाली, तब ये x2 - x1 आ गया। शायद ये थोड़ा बड़ा चेंज है, तो डेल्टा x, dx तो ये शुरू से था ही, dx के लिए तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। इंटीग्रेशन के लॉज लगाए मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 0 dx, तो हो जाएगा x to the power 0 + 1 अपॉन 0 + 1, इसलिए हो जाएगा x। ये इंटीग्रेशन के लॉ का रिजल्ट है। फिर मैंने लिमिट्स डाली, तो x2 - x1 को हम हमेशा डेल्टा x ही कहते हैं, x2 - x1 को हम dx नहीं कहते, क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये चेंज शायद थोड़ा बड़ा चेंज आया होगा। बिग चेंज इन डेल्टा x एंड स्मॉल चेंज इन dx। ओके, एनी अदर डाउट? ओके, आई मूव अहेड नाउ। मैं सेकंड रिजल्ट लिखवाता हूं। सेकंड रिजल्ट आप भी बता सकते हैं कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, बताइए। एक्सीलरेशन का। हाँ, वेरी गुड। किसने बोला था? फरहीन। फरहीन, बहुत शानदार, बेहतरीन। आप पूरा कर दीजिए फरहीन जी, आप इसको, मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ पूरा फरमाइए। Acceleration is equal to dv by dt. That is beautiful, so beautiful, very good, I'm so happy, मजा आ गया, बेहतरीन। नंबर 2 में लिख दीजिए, पहले उसकी थ्योरी लिखते हैं, फिर उसे मैथमेटिकली भी करेंगे। लिख दीजिए, on differentiating velocity we get acceleration, on differentiating velocity we get acceleration, so on integrating acceleration we should get back velocity, बिल्कुल सही फरमाया। A is equal to dv by dt, dv is a dt, और मैं दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं, अभी मैं कोई लिमिट्स वगैरह भी नहीं डाल रहा। चलिए, वेलोसिटी की तो डालनी ही पड़ेगी हमें, तो ये v1 v2 कर देता हूं, ये भी चलिए 0 से t लिख लेता हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम v1 to v2। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt का जवाब क्या आएगा? लिमिट्स को मत देखिए अभी, सिर्फ इसको देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ dt का जवाब क्या आएगा, बोलिए। v। हाँ, v, शाबाश। और अब ऐसे लिमिट्स डाल दूंगा, यस
फिर उस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर v इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर इस लिमिट पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर v इज इक्वल टू लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं बताइए? डेल्टा हाँ, डेल्टा v। ऑलराइट, बस यहाँ मैंने लिमिट्स गलत डाल दी, सॉरी। यहाँ वेलोसिटी की तो थी, ये dt है, ये टाइम की लिमिट्स आएंगी, टाइम की लिमिट्स आएंगी मे बी 0 से t या t1 0 से t या t1 से t2 कुछ भी टाइम की जो भी लिमिट सवाल में दी गई होगी, जिसकी भी जो भी लिमिट सवाल में दी गई होती। अभी सिंबॉलिकली हम ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि एरिया अंडर 80 ग्राफ या तो एक्सेलरेशन या तो इंटीग्रेशन की बात करेंगे कि एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन से वेलोसिटी मिलता है, वो तो हम लिख ही चुके हैं ना। इंटीग्रेशन मींस एरिया, इसलिए आगे लिख दीजिए कि एरिया अंडर 80 ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव्स डेल्टा v, एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव्स डेल्टा v। बस इतना ही, यही दो बातें पढ़नी थी बस, यही दो बातें पढ़नी है हमको, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो इसके बाद नहीं करेंगे जब मोशन के चैप्टर पढ़ेंगे। अभी मैं आपको यहां तक की समरी दे देता हूं। हमको प्रॉब्लम ये आती है इनके न्यूमेरिकल्स में, ये नहीं समझ में आता कब इंटीग्रेशन करना है, कब डिफरेंशिएशन करना है। काफी कुछ अंदाजा तो है, पर ये समझ नहीं आता कि कब इंटीग्रेट करें, कब डिफरेंशिएट करें। देखिए, x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर आपको आगे जाना है तो डिफरेंशिएट करिए, अगर आपको आगे जाना है, x की इक्वेशन दी है और v निकालना है तो डिफरेंशिएट करिए, और v की इक्वेशन दी है और एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट करिए। और अगर उल्टा चलना है, अगर आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा, और v को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा। बस ये बहुत काम की बात है। आगे बढ़ेंगे, अगर आपको आगे बढ़ना है तो डिफरेंशिएट करिए, और अगर आपको पीछे जाना है तो इंटीग्रेट करिए। मैं बोलता था डिफरेंशिएशन है मारना, काटना, पीटना, तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लोगों को मारना, काटना पड़ेगा। आप अपनी रैंक बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ना चाहते हैं तो मारा कुटाई मचाइए, डिफरेंशिएट करिए। आपको v निकालना है, v निकालना है। अगर a दिया था और v निकालना है तो आगे जाना है कि पीछे? पीछे क्या करोगे? इंटीग्रेट। बस हो गई बात खत्म। मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आपको आगे जाना है तो डिफरेंशिएट करिए, और पीछे जाना है, पीछे जाके लोगों को वापस जोड़ना है। जो लोग छूट गए, जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, उनको अगर जोड़ना है तो इंटीग्रेट करना है। अगर पीछे जाना है तो इंटीग्रेट बचे, किसी तरह से याद रहे आपको। अगर आगे जाना है तो डिफरेंशिएट करना है। अगर उसने x दिया है और v मांग रहा है तो आगे जाना है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर v दिया है और a मांग रहा है तो आगे जाना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना है। अगर a दिया है तो a के तो आगे खैर कुछ होता ही नहीं है, शायद b मांगेगा, पीछे जाना है, इंटीग्रेट करना है। इक्वेशन तो आप एक ही लिखिएगा dv/dt, और उससे अपने आप फिर काम शुरू हो जाएगा। ऐसे अगर आपको v दिया है और x निकालना है, v दिया हुआ है और x निकालना है, तो आपको पीछे जाना है, इंटीग्रेट कीजिएगा। इक्वेशन तो v की लिखिएगा dx/dt, अपने आप इंटीग्रेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, v वाली बात हम लिख लेते हैं। पहले तो यही है, पहले तो अलग से ये लिख दीजिए, हिंदी में लिख सकते हैं चाहे तो। कंक्लूजन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ऐसा लिख दीजिए कि we perform differentiation to obtain next higher variable. We perform differentiation to obtain next higher variable. 5 स्टार का पॉइंट हो गया ये। And we perform integration to obtain the lower variable. To obtain the previous, that is the lower variable. बहुत प्यारी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में नहीं तो आप सिर्फ बुझाते रहते हैं, सवाल में कुछ अंदाजा होता है पर समझ नहीं आता कि इंटीग्रेशन करना है कि डिफरेंशिएशन। सिर्फ यही एक प्रॉब्लम होती है।
मेरे ख्याल से आप आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप अलग से क्वेश्चन एक स्टार्ट लगा के ये भी लिख दीजिए, एक और पॉइंट लिख दीजिए और ये लिख दीजिए, if we are given an expression of velocity, if we are given an expression of velocity and have to find acceleration, तो आप ही बता दीजिए क्या करेंगे फिर से एक बार और। डिफरेंशिएशन, शाबाश, आगे जाना है ना, then we'll perform differentiation. And if we are given v, expression of v, if we are given expression of v and are required to find expression of x, v की expression दी है और x की expression मांगी है, तो we have to go backwards. We have to go backwards. We will Integration. perform इंटीग्रेशन। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो काफी हेल्प मिल जाएगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, और क्लियर करने के लिए इनके मैं एक दो न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, at t is equal to 0, at t is equal to 0 a particle starts moving along positive x-axis. At t is equal to 0 a particle starts moving along positive x-axis with velocity v. जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, वैसे तो उसे u कहते हैं, अब ये v कह रहा है तो v ही सही। जो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है उसी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, तो उसने इनिशियल वेलोसिटी नहीं, खैर उसने बोला है along positive axis with velocity v which varies as, so actually वेरिएबल है which varies as, ये इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है, उसने वेलोसिटी की एक एक्सप्रेशन दी है which varies as v is equal to under root 2ax। इसने वेलोसिटी की एक्सप्रेशन t के टर्म्स में नहीं दी, x के टर्म्स में दी है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एनीवे निकालना तो x ही है, निकालना तो x है, तो मैं v को क्या लिख दूं? v को लिख देता हूं सीधे dx by dt, क्योंकि मुझे एक्चुअली, आप ये तो समझते हैं कि इंटीग्रेशन करना है, आप ये तो समझते हैं कि इंटीग्रेशन करना है। अब खैर मैं यहां फंस गया, मुझे जाना तो पीछे ही है, उसने मुझे v की एक्सप्रेशन दी है और निकालनी मुझे x की एक्सप्रेशन है, जाना तो पीछे ही है, करूंगा तो मैं इंटीग्रेशन, पर पहले मैं v को dx by dt लिख लूंगा। अब मैं इसे ऐसा लिख लेता हूं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को करने की आदत थी, पर अब मैं शायद समझ रहा हूं कि मैं फंस गया हूं, क्योंकि अगर आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर t के टर्म्स होने चाहिए। क्या कर सकता हूं, मुझे कोई बताएगा? मैं तो फंस गया हूं। अब सर एक्सेलरेशन को dv by dt लिख सकते हैं। हैं? dv by dt। एक्सेलरेशन को dv by dt लिख सकते हैं। यार ये a क्या है एक्चुअली उसने मुझे बताया नहीं है, बस लिख दीजिए क्वेश्चन में a is some constant। a क्या है एग्जैक्टली, आई जस्ट डोंट नो। सवाल में कहीं नहीं कहा गया है कि एक्सेलरेशन है। सर पूरे कोई टी मान ले तो? गौर से सुनिए मेरी बात, आर्यन मत करिए वो सब, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ा सिंपल तरीका है। आपको जो भी वेरिएबल सिमिलर है ना, उन सबको एक साइड लाइए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? x का जो टर्म है ना वो यहां ले आइए, इस तरफ ऐसा लिखिए, इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, कैप्स में लिख दीजिए, ब्रिंग ऑल आइडेंटिकल टर्म्स, आइडेंटिकल वेरिएबल्स ऑन सेम साइड। अगर यहाँ कोई t का टर्म होता तो मैं यहाँ ले जाता, और यहाँ x का टर्म है तो मैं यहाँ ले आऊंगा। सिमिलर टर्म्स एक साइड लाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बस अब इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं dx बाय रूट x लिख लेता हूँ, इस रूट 2a कांस्टेंट को मैं यहीं रहने देता हूँ और इस dt को यहाँ ले चलता हूँ। ये स्टेप मेरा गलत था।
आइडेंटिकल टर्म्स एक साथ तरफ होने चाहिए। आप जो x का फंक्शन है उसको आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पर इसको आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो। बस यही सुंदर बात है, यही खास बात है। अब आपको कभी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, अब आपको कभी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्या सारे t के टर्म्स एक तरफ लाइए और सारे x के टर्म्स एक तरफ लाइए। अभी ये हो गया x टू द पावर dx अपॉन x टू द पावर 1/2। इसको मैं पूरा कांस्टेंट है ये ऐसा ही लिख देता हूं, t का और कोई वेरिएबल वहां है ही नहीं, फिर इसे ऊपर ले चलता हूं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और अगर कुछ कांस्टेंट है, अगर ये चीज एक कांस्टेंट है तो मैं इसे बाहर ला सकता हूं। अगर ये वेरिएबल होती तो मुझे इसे अंदर ही रखना पड़ता। फिलहाल सवाल में दिया गया है, अगर ए के बारे में कुछ नहीं बताया गया तो वो कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम पुट कर दे रहे हैं। इसको 0 से t कह सकते हैं और इसको 0 से x कह सकते हैं। अगर सवाल में कुछ नहीं कहा गया है तो t = 0 पे पार्टिकल का x 0 था और t = t पे पार्टिकल का x x है। यहां मैं x की लिमिट डालूंगा, यहां मैं t की लिमिट डालूंगा। जहां dx आ रहा है वहां x की लिमिट डालूंगा, जहां dt आ रहा है वहां t की लिमिट डालूंगा। उसने कहा t = 0 पे पार्टिकल ने शायद रेस्ट से स्टार्ट किया है और ओरिजिन से स्टार्ट किया है, तो t = t पे पार्टिकल कहां होगा वो बताइए। अब यहाँ इंटीग्रेशन के लॉज लगाता हूं, तो ये वाला लॉ लगा रहा हूं, x टू द पावर n dx = x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1। ये -1/2 + 1 हो जाएगा, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ये लिमिट्स भी आ जाएंगी कुछ 0 से x और ये हो जाएगा √2a और इससे तो इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t फ्रॉम 0 टू t। ठीक है, इसको मैं यहां कॉपी कर दे रहा हूं, x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 और खैर ये लिमिट्स हैं √2a t - 0। और अब ये इसको मैं वहां ले चलता हूं तो √x, इसमें तो जब मैं 0 डालूंगा x डालूंगा तो यही आएगा, और 0 डालूंगा तो पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू ये ऐसा है 2√x, फिर इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर x = x माइनस इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर x = 0। दिस इज इक्वल टू √2at। t शायद t बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। क्लैरिफाई, गलती ना हो इसलिए मैं ऐसे ब्रैकेट हमेशा पसंद करता हूं। अब ये तो 0 हो गया, 2√x = √2a * t। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, 4x = 2a t²। x का कुछ फॉर्मूला आ गया, ½ at²। उस ut + ½ at² टाइप के आंसर आते थे, ½ at² आ गया। आंसर क्या आया उस पे हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, केवल स्टेप्स पे फोकस करिए, केवल स्टेप्स पे फोकस करिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला हाँ वो तो v² = u² + 2a s वाला ही था, v² = 2ax था, v √2ax था। तो फिर मैं पहचानता हूं कि हाँ शायद ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, और अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है तो s का फॉर्मूला मैं एक्सपेक्ट तो करता ही था, ut + ½ at²। शायद u की वैल्यू मुझे 0 दी है और कुछ नहीं दी तो मेरे को 0 माननी ही पड़ेगी, और खैर ये आंसर आ गया। आंसर में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम केवल एक बात में इंटरेस्टेड हैं कि अगर v का फॉर्मूला √2ax है और आपको x की इक्वेशन निकालनी है तो पीछे जाना है, तो इंटीग्रेशन करना है, और शुरुआत में तो इसको आपको लिखना पड़ेगा dx/dt, और फिर x के सारे टर्म्स एक तरफ लाइए, पूरे x को आप यहां ला सकते हैं और dt यहां ले जाएं। अब ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है, x के सारे टर्म्स एक तरफ होने चाहिए, t के सारे टर्म्स एक तरफ होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी इनिशियली दिक्कत आती तो है,
11th में स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ऐसा खौफ बैठ जाता है कि फिर वो खैर मेडिकल के स्टूडेंट्स को तो शायद दोबारा 10th 12th में भी नहीं जाता। बट दिस इज ऑल वेरी मैकेनिकल एंड वेरी एंजॉइंग। आपको ज़रूर मज़ा आएगा इसमें। बहुत ध्यान से जो बातें लिखवाई उन्हें आप कई बार पढ़ लीजिए, उसके बाद सवाल करेंगे तो मज़ा ही मज़ा आएगा आपको, बढ़िया कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। A body is moving with constant acceleration a. A body is moving with constant acceleration a. अब उसने बोल दिया फुल स्टॉप। फिर आगे लिख दीजिए at t is equal to 0. At t is equal to 0, velocity of the body is u. T is equal to 0 पे बॉडी की वेलोसिटी u दी हुई है उसने, फुल स्टॉप। Find the general expression of velocity. Find the general expression of velocity as a function of time. General expression of velocity as a function of time. सवाल पे फिर ये लिख दीजिए, सॉल्यूशन में लिख दीजिए we have been given a and we have to calculate v. We have been given a and we have to calculate v. So we will perform integration. पर मेरे को शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी कि dv by dt a is equal to dv by dt. तो dv is a dt. अब दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो ये ऐसा आएगा। और अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ला सकता हूं, वरना मेरे को इसको मैं बाहर नहीं ला सकता अगर ये वेरिएबल है तो। यहाँ तो सवाल ने कहा है कि ये कांस्टेंट है तो मैं ऐसा कर लेता हूं। अब मैं यहाँ टाइम की लिमिट डालता हूं और यहाँ वेलोसिटी की लिमिट डालता हूं। टाइम 0 से जब t बढ़ा है, जब टाइम 0 से बढ़ के t हुआ है तो वेलोसिटी u से बढ़ के v हो गई है। शुरू में t 0 पे वेलोसिटी u थी, करस्पॉन्डिंग टर्म यहाँ लेते हैं, जो t की वैल्यू यहाँ है उसकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी यहाँ लेते हैं। t 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू u थी और मुझे t पे वेलोसिटी निकालनी है, उसका जनरल नाम मैंने v दे दिया। इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा v और इसकी लिमिट्स है u to v, और इसका तो कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा t और ये होगा 0 से t, तो v minus u is equal to a t minus 0, यानी v minus u is equal to a t, यानी v is equal to u plus a t। आपका आंसर आ गया, राइट। v is equal to u plus a t, यहां लिख देता हूं मैं v minus u is equal to a t minus 0, तो v minus u is equal to a t, तो v is equal to u plus a t। इस v को हम बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि v is a function of time, क्योंकि इसकी इक्वेशन t के टर्म्स में है ना। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी की तो यही एक्सप्रेशन आती है। ऐसे ही मैंने वो वैल्यूज लिए, वो केसेस लिए जिनको आप जानते हैं। हम जिनके बारे में कुछ नहीं जानते, जिनकी हमें इक्वेशंस नहीं आती, हम तो वो भी बड़े आराम से करेंगे। मुझे a दिया है और v पे जाना है तो इंटीग्रेशन करना है, पर शुरुआत में एक ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। लिखूंगा मैं तो डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन, फिर फाइनली इंटीग्रेशन के स्टेप्स आएंगे। dv का इंटीग्रेशन आएगा v और a बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन आ गया t। यहाँ टाइम की लिमिट्स डाल दी, यहाँ वेलोसिटी की लिमिट्स डाल दी और ये जो आंसर आना है आ गया। इसी सवाल का पार्ट बी करिए और क्लियर हो जाएगा। लिख दीजिए पार्ट बी है और वापस से आप करिएगा, मैं वेट करूंगा। लिखिए t is equal to 0, at t is equal to 0 the particle is at a distance of x0 from the origin. At t is equal to 0 the particle is at a distance of x0 from the origin. इसी सवाल में write general expression of x, write general expression of x as a function of t. General expression of x as a function of t.
अब इस सवाल में इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दे देता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद मेरे को इन लोगों ने v की इक्वेशन दी है। ऐसा लिख दीजिए, वी हैव बीन गिवन इक्वेशन ऑफ v, we have been given equation of v and we have to calculate expression of x. We have to determine the expression of x. So we will have to perform integration. We have to perform integration, है ना? और इसके लिए क्या करेंगे? But we will have to write v as dx by dt. v is equal to dx by dt. शुरुआत तो एक्चुअली यहीं से करनी पड़ती है, पीछे जाना है, शुरुआत तो यहां से करनी पड़ती है। इसेंशियली तो ये इंटीग्रेशन हो गया ना। अब v के बारे में आपको क्या पता है वो बताइए। u plus 80, इसके बाद करिए स्टेप्स आप जल्दी से, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, प्रॉपर लिमिट्स डालिए और जिसको दिखाना हो वो कॉपी कैमरे के पैरेलल रख दीजिए, अपने फोन के पैरेलल रख दीजिए। रिजल्ट ये वाला भी आप जानते ही हैं पहले से, मैंने केस ऐसा लिया है जिसका रिजल्ट आप जानते हैं। जो भी सवाल सॉल्व कर ले, चेक कराना चाहे मुझे बता दे, स्क्रीन के सामने अपनी कॉपी रख दीजिए। शुक्ला जी बताना है आपको? नो सर। अरे ऐसा मत करो यार, बता दो यार भाईजान। सर अभी आया ही नहीं। अच्छा ठीक है भाई, बुला दो बुला दो। कोई है आसपास या मैं चलूं, मैं कर दूं? Anybody wants to give a try? कॉपी अगर आप दिखाना चाहें तो जल्दी से बोल दीजिए, अदरवाइज आई एम मूविंग अहेड नाउ। लास्ट कॉल, दानिश भाई आंसर बोलिएगा। आंसर थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, 20 + 80 स्क्वायर आ रहा है। हाँ श्री अक्ता जी बोलिए आंसर। सर आवाज बाकी जगह से बंद कर दीजिए। श्री अर्था कॉपी दिखाएंगी क्या आप? यस सर। हाँ कॉपी सामने रख दीजिए प्लीज, जस्ट अ मिनट जी, 1 मिनट और रखे रहिए। हाँ हाँ, आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट भी किया है, लिमिट्स भी डाली हैं प्रॉपर। इधर x0 से x लिखा है, एक ये नीचे x0 लिखा तो है तुमने, x की लोअर लिमिट x0 ली है ना, तो फिर उसको LHS को सॉल्व करते समय तुमने x0 मिस कर दिया। बाकी सब बहुत अच्छा है, ठीक है। 1 मिनट, बहुत बढ़िया है बाकी, पर बस आपको हाँ आप कॉपी हटा लीजिए। अच्छा किया, मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहले तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा और इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखूंगा। अब मैं इधर टाइम की लिमिट्स पुट करूंगा जो कि 0 से t है, क्योंकि बॉडी ने क्वेश्चन ने कहा था शुरू में पार्टिकल ने t को 0 से चलना स्टार्ट किया है, और उसने शुरू में कहा था कि जो x है शुरू में वो x0 है। यहां तक तो आपने सिर्फ का सही लिखा था ये लिमिट, इसके बाद आपने लास्ट स्टेप में इसको मिस कर दिया। dx का इंटीग्रेशन x आएगा और ये इसकी लिमिट्स हैं, और इसका इंटीग्रेशन u का इंटीग्रेशन आएगा ut, t का एक पावर बढ़ जाएगा और ये a, और फिर t का आ जाएगा t²/2, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से t। ये जो कांस्टेंट होता है ना, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2 में लेता 2 dt तो उसका आंसर 2t आता ना, वैसे ही है। ये ऐसा हो जाता, ये ऐसा हो जाता इंटीग्रेशन ऑफ u dt,
यानी u इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो ये ut हो जाता, और फिर ये तो t का इंटीग्रेशन तो t स्क्वायर बाय 2 हो ही जाएगा, पावर 1 से बढ़ा देंगे, नए पावर से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस x0, और इधर जब 0 डालूंगा तो ये तो सारे टर्म खत्म हो जाएंगे, तो बस यही बच रहे हैं खाली, बस यही आंसर था, x is equal to x0 plus ut plus half at square. This is the final answer. x equal to x0 plus ut plus half at square, ये एकदम सही जवाब था। लिमिट्स जब टाइम की 0 से t है तो x की x0 से x है, तो शुरू में जब t 0 है तो पार्टिकल की पोजीशन x0 थी, और आपको जनरल टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन, जनरल पोजीशन x का फॉर्मूला बताना है। तो लिमिट्स ये है जब टाइम 0 से t चेंज हुआ तो x x0 से बढ़ के कोई x हो गया, ये अननोन x है, दिस x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बस यही निकालना था आपको। बस मैं अब आगे चल रहा हूं, आप क्वेश्चंस और करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पहले तो इन्हीं को 2-3-4 बार पढ़ लीजिए। अब मैं फाइनली आगे जा रहा हूं, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, application of integration to find average value of a quantity, to find average value of a quantity, application of integration to find average value of quantity। थोड़ा बहुत कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, पर अच्छा डिस्कशन है। देखिए ऐसा है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ये एक वीटी कर्व है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और मान लीजिए ये वेलोसिटी वी मैक्स है, शुरू में वेलोसिटी 0 थी, फिर वी मैक्स हुई और फिर घट के 0 हो गई, ये वीटी ग्राफ है। तो बस मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एवरेज वैल्यू इस वेलोसिटी की वी मैक्स से कम आएगी कि ज्यादा? कम आएगी। हाँ, एवरेज वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी, ठीक है। पहले वेलोसिटी बढ़ रही है फिर कम हो रही है, मत कर। हाँ कुछ कहना है आर्या? जो एवरेज वैल्यू आएगी ना वो कम आएगी, और वो कितनी आएगी वही हम बता रहे हैं आपको। पहले तो एवरेज वैल्यू का मतलब समझ लें कि जिस वैल्यू पे वेलोसिटी को थ्रू आउट कॉन्स्टेंट माना जा सकता है उस वैल्यू को हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। ये लिख दीजिए, एवरेज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी at which it can be considered to be constant, is the velocity at which it मतलब velocity it can be considered to be constant throughout the journey। एवरेज वेलोसिटी का ये मतलब होता है। ये फिगर तो ट्रायंगल है, इसके तो एरिया का मुझे फॉर्मूला आता है, पर अदरवाइज मेरे को एरिया इंटीग्रेशन से निकालना पड़ता है, इसलिए इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन में हम ये पढ़ रहे हैं। आप एक लाइन और लिख दीजिए, imagine a rectangle of same area on same base। Imagine a rectangle of same area on same base, then height of rectangle is the average value, height of the rectangle is the average value। मैंने कहा imagine a rectangle of same area on same base, जितना इसका एरिया है उतना ही एरिया अगर एक रेक्टेंगल का होता, जितना इसका एरिया है उतना ही एरिया अगर एक रेक्टेंगल का होता, तो जो रेक्टेंगल की हाइट होती उस वैल्यू पे आप वेलोसिटी को लगातार कांस्टेंट मान सकते हैं। मैंने ये कहा था कि imagine a rectangle of same area on same base, then the height of the rectangle is the average velocity। जिस वैल्यू पे आप थ्रू आउट वेलोसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इज बेस इनटू हाइट। सो हाइट अगर आपको निकालना है तो एरिया अपॉन बेस है। हाइट अगर आपको निकालना है तो एरिया अपॉन बेस है। ओके, और अब जो डिस्कशंस में कर रहा हूं उसमें हाइट यानी क्या, हाइट यानी एवरेज वैल्यू। एरिया का ऐसे मिलेगा, एरिया मिलेगा इंटीग्रेशन से। अगर रेक्टेंगल है तो मुझे आता है, वरना एरिया निकालना है इंटीग्रेशन से। और बेस जो है वो टोटल टाइम है। ये टोटल फिलहाल इस समय टोटल टाइम है, ये इतना इंटरवल टाइम का। तो मैं एवरेज वैल्यू को एवरेज वेलोसिटी बोल सकता हूं इस ग्राफ का एरिया। एरिया को क्या लिखूं बोलो इंटीग्रेशन की भाषा में, इस ग्राफ के एरिया को क्या बोलूं, जवाब दीजिए। इंटीग्रेशन की भाषा में ये एरिया क्या है? x2 minus x1. इंटीग्रेशन ऑफ डैश डैश VDT VN VDT इंटीग्रेशन ऑफ VDT, बहुत सही। इंटीग्रेशन ऑफ VDT अपॉन ये बेस क्या है? टाइम। और टाइम को इंटीग्रेशन की भाषा में क्या लिख दूं? इंटीग्रेशन ऑफ DT। ये एवरेज वैल्यू का बढ़िया फॉर्मूला आ गया। ये एवरेज वैल्यू का बढ़िया फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसको डायरेक्टली हमको रट लेना है। मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं, भाई छोटे छोटे टाइम का सम ही तो ये टाइम होगा ना। छोटे छोटे टाइम है dt, बहुत छोटे छोटे dt को सम करूंगा तो ये टोटल t मिल जाएगा। यही बेस है। हाइट है एरिया अपॉन बेस। हाइट यानी एवरेज वैल्यू और एरिया यानी इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। एरिया को इंटीग्रेशन ऑफ y dx बोलते थे ना शुरू में, जब चैप्टर शुरू किया था। इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन ये बेस जो कि dt का इंटीग्रेशन है। ठीक है, आगे लिख दीजिए दिस इज कॉल्ड टाइम एवरेज वेलोसिटी। टाइम एवरेज वेलोसिटी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। दिस इज कॉल्ड टाइम एवरेज वेलोसिटी, टाइम के रिस्पेक्ट में। डायमेंशंस देखिए इसके v के ही आ रहे हैं। टी के टर्म शायद ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। फिर ऐसे ही एक और हेडिंग लिख लेते हैं, स्पेस एवरेज वेलोसिटी। स्पेस एवरेज वेलोसिटी ये बात शायद आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं। स्पेस मतलब x के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस x के रिस्पेक्ट में। तो बताएगा स्पेस एवरेज वेलोसिटी पहले टाइम के रिस्पेक्ट में था, अब x के रिस्पेक्ट में है। दानिश बोलिए। सर एरिया है तो अपन x2 minus x1 लिख सकते हैं ना उससे। VT ग्राफ में जो एरिया ये है तो x2 minus x1 लिख सकते हैं ना? नहीं, वो नहीं आएगा। पहले VDT था, बस अब उसकी तरफ देखिए। VDT के बदले क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ VDX। हाँ, वेरी गुड। स्वराज की आवाज थी क्या ये? सर आर्यन। नो सर। आर्यन, तो आगे पूरा भी बोल दो। आगे पूरा बोल दो, थोड़ा सा बचा है डिनोमिनेटर में टर्म। सर इंटीग्रेशन ऑफ DX। बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही है। पहले था इंटीग्रेशन ऑफ VDT अपॉन DT। भाई ये और ये टर्म तो कैंसिल होने ही चाहिए ना, तभी तो ये वेलोसिटी बचेगा। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। एवरेज निकालना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इसको हम छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आप समझ गए एरिया अपॉन बेस, इतना आप समझ गए। एरिया आएगा इंटीग्रेशन से, और वो जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बेस में क्या लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ dx लेना है कि इंटीग्रेशन ऑफ dt लेना है। क्वेश्चन से आप बहुत बढ़िया समझ जाएंगे। थी तो जानकारी होनी तो चाहिए ही हमारे लिए, पर एवरेज वैल्यूज निकालना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। अब मैं इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज बताने वाला हूं इंटीग्रेशन का आपको, और वो आपको पूरे 11th और पूरे 12th में सबसे ज्यादा काम आएगा। ये आपको काफी तकलीफ भी देगा शुरू में। इनिशियली कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा, पर एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए
तो उसके बाद इसके सवाल कभी भी गलत नहीं होते, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन से ही बात करता हूं, ऐसा लिख दीजिए, पहले हेडिंग दे दीजिए, अनदर यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और 3 क्वेश्चन से मैं पूरी कहानी क्लियर कर दूंगा आपको। पूरे 11th और पूरे 12th में बहुत ज्यादा इनकी जरूरत पड़ेगी। अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बस इतना ही टाइटल है पूर्वा। अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बस यही टाइटल है। इस टाइटल में तो कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा कि मैं कहां जा रहा हूं। खैर सीधे क्वेश्चन से बात करता हूं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 1, 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, लिखिए। रॉड ऑफ लेंथ L, rod of length L has linear mass density lambda is equal to a plus bx, इसका नाम है लीनियर मास डेंसिटी। ये टर्मिनोलॉजी की वजह से आपको शुरू में तकलीफ हो सकती है, समझाऊंगा भी ये क्या है। लैम्बडा पढ़ते हैं इसको, लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू a plus bx है, फुल स्टॉप। Find the total mass of the rod of length L। अच्छा, total mass of the rod, length तो उसने बताई दी थी। Find the total mass of the rod। शायद ये एक रॉड है लेंथ L की, और शायद ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, शायद ये ऐसी कुछ बढ़ती जा रही है, ये कुछ उसने बोला है। इसका हम बोलते हैं एलिमेंट्री सेक्शन कंसिडर करते हैं, ऐसा पूरा चलिए बोल देता हूं। ये x है और ये जो विड्थ है ये dx है। कंसिडर एन एलिमेंट्री सेक्शन, कुछ वैसी ही बातें जैसे हमने इंटीग्रेशन ऑफ rdx के समय पढ़ी थी। कंसिडर एन एलिमेंट्री सेक्शन ऑफ विड्थ dx एट अ डिस्टेंस x from one end। ये पूरा डिस्कशन जो है थोड़ा टफ है, पर बाद में बहुत ही मैकेनिकल रह जाएगा, इसमें कोई दम बाद में तो आपको नहीं लगेगी। मैं यहां से डिस्टेंस x पे dx का एक एलिमेंट्री सेक्शन ले रहा हूं। मैंने कुछ ऐसा ही वो रेक्टेंगल के समय भी बात आपसे की थी पिछली क्लास में, ठीक है। अब we have to find the mass of this elementary section। हाँ निशिता बताइए। सर शायद AL plus BL square by 2। क्या बोला, फिर से बोलना। AL plus BL square by 2। हाँ गजब यार, बाप रे गजब, दैट इज ह्यूज, दैट इज सिंपली ह्यूज, बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए, हमें इस एलिमेंट्री सेक्शन का मास निकालना है और उसका नाम मैं क्या रखूंगा, dm। एलिमेंट्री सेक्शन के मास को मैं dm बोलूंगा, छोटा मास। और जो शायद टोटल मास निकालने वाला हूं ना मैं, जो टोटल मास है वो शायद यही आने वाला है, अरे छोटे छोटे एलिमेंट्री मासेस का सम। अगर मुझे पूरा मास निकालना है, अगर मुझे पहले पूरा मास निकालना है, तो मुझे एक एलिमेंट्री डीएम की एक्सप्रेशन पहले लिखनी होगी। अगर कभी मुझे एरिया निकालना है तो मुझे पहले डीए निकालना होगा, एलिमेंट्री सेक्शन का एरिया। अगर मुझे कभी वॉल्यूम निकालनी है तो मुझे पहले डीवी निकालनी होगी, एलिमेंट्री सेक्शन की वॉल्यूम। इसको 5 स्टार देकर लिख दीजिए, पहले सवाल तो बाद में करेंगे, पहले ये लिख दीजिए। इफ वी हैव टू कैलकुलेट मास, नंबर 1 डाल के लिख दीजिए, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल मास, फर्स्ट ट्राई टू राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ डीएम। इफ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल मास, फर्स्ट ट्राई टू राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ डीएम। नंबर 2 लिख दीजिए, if we have to calculate area, if we have to calculate some total area, first try to write an expression of
elementary area of an elementary section, that is DA, area of an elementary section DA. इसी तरह बहुत सारी बातें बन सकती हैं, और चलिए थर्ड तो मैं कम से कम लिखवा ही देता हूं. If we have to find total volume, first try to write an expression of volume of elementary section dV. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इन पे हमने 5 स्टार दिए हैं, बार बार पढ़ते रहिएगा इनको, ठीक है. अगर कभी लेंथ निकालनी है तो पहले dl का टर्म लाने की कोशिश करिए. अगर टोटल टेम्परेचर निकालना है तो पहले dt का टर्म लाने की कोशिश करिए. तो टोटल टाइम निकालना है तो भी d स्मॉल t का टाइम लाने की कोशिश करिए. जो भी आपको बड़ी वैल्यू निकालनी है पहले उसके एलिमेंट्री पोर्शन की वैल्यू की एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करिए. अभी यहाँ तो इस सवाल में मैं वापस आ रहा हूँ, जो लीनियर मास डेंसिटी होती है ना, उसका मतलब ही यही होता है, dm, मास पर यूनिट लेंथ. जो लैम्डा होता है, जिसको लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं, वो होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. तो जो dm होगा ना, कभी भी वो होगा मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन. ये पॉइंट बहुत काम का है, इस पे भी स्टार दे दीजिए. जो dm होगा ना, वो होगा लैम्डा dx, बल्कि इस पे लगा लीजिए 4 स्टार, इस पे लगा दीजिए. जो dm होगा वो होगा यूनिट लेंथ का मास इनटू द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन. मास पर यूनिट लेंथ को उस पोर्शन की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसका कि आपको मास चाहिए. मास पर यूनिट लेंथ को उस पोर्शन की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसका कि आपको मास चाहिए. अब तो ये सवाल में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लैम्डा की एक्सप्रेशन उसने हमें दी थी ऐसी. इसके बाद तो हम ये भी समझते हैं m है इंटीग्रेशन ऑफ dm. सबसे पहले ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन करनी है. आपको टोटल मास निकालना है ना, तो पहले एलिमेंट्री सेक्शन का मास तो निकालिए. बस ये डायलॉग बोलना सीख जाइए. अगर टोटल मास निकालना है तो एलिमेंट्री सेक्शन के मास के निकालने की बात करिए. मास पर यूनिट लेंथ को उस पोर्शन की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसका कि मास आपको चाहिए. मास पर यूनिट लेंथ को जिस लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इस पोर्शन का मास मिल जाएगा. और क्या है, हर यूनिट लेंथ का मास अलग अलग है. मैंने बताया ना, कुछ रॉड ऐसी नहीं है, शायद ऐसी है. इसलिए यहाँ की यूनिट लेंथ का मास अलग है, और यहाँ की यूनिट लेंथ का मास अलग है, और यहाँ की यूनिट लेंथ का मास अलग है, क्योंकि उसमें x का टर्म आ रहा है ना, ये वेरिएबल है. इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कर सकते. हर यूनिट पोर्शन के हर छोटे छोटे एलिमेंट्री सेक्शन का मास निकाल के उसे ऐड करना है, वो हम इंटीग्रेशन से करते हैं. अब ये सवाल में आगे कर तो सकता हूँ, यहाँ में आगे कर तो सकता हूँ. मैंने फिर मास को ऐसा लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dm, और dm होता है लैम्डा dx, और लैम्डा a प्लस bx dx. ये टोटल मास आने वाला है. ये फाइनल स्टेप्स हैं, यही काम के स्टेप्स हैं. टोटल मास निकालना है तो एलिमेंट्री सेक्शन के मास को इंटीग्रेट करेंगे, और dm हमेशा होगा लैम्डा dx. dm यानी एलिमेंट्री सेक्शन का मास, यानी मास पर यूनिट लेंथ को एलिमेंट्री सेक्शन की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए. लैम्डा का एक्सप्रेशन उन लोगों ने सवाल में दिया हुआ है. अब मेरे सामने एक ही क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ लिमिट्स डालता तो काहे की लिमिट्स डालता, किस वेरिएबल की? अगर मैं यहाँ लिमिट्स डालता तो काहे की लिमिट्स डालता? मास की. यहाँ लिमिट्स डालूंगा तो काहे की लिमिट्स डालूंगा? लेंथ. x की. x की लिमिट्स डालूंगा. वो क्या है?
वो इस रॉड के लिए क्या है? 0 to L. हाँ, 0 to L। x की मिनिमम वैल्यू 0 है और x की मैक्सिमम वैल्यू L है। जहां पहला ऐसा एलिमेंट्री सेक्शन लाया करता है उस जगह x की वैल्यू 0 है, और जहां आखिरी एलिमेंट्री सेक्शन लाया करता है उसकी वैल्यू x = L है। ऐसा पूरा लिख देते हैं। फॉर द फर्स्ट elementary section x is equal to 0, and for the last elementary section x is equal to L। मुझे इन सारे elementary sections ये लाइन भी चलिए लिखवा देता हूं। We have to include the contribution of all elementary sections lying between 0 to L। 0 से L तक जितने भी एलिमेंट्री सेक्शंस लाया करते हैं मुझे इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऐड करना है। इसलिए मैं 0 से L के लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेशन करूंगा। I have to include the contribution of all the elementary sections lying between 0 to L। समझ में आ रही बात? अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो a dx plus b x dx ये ऐसा बन जाएगा, ये a x बन जाएगा प्लस b x²/2 बन जाएगा, और ये 0 से L वाली लिमिट्स में पूरे में डाल दूंगा तो ये हो जाएगा al plus b L²/2। हाँ, यही टोटल मास का आंसर है। इसकी वैल्यू आएगी ax और इसकी वैल्यू आएगी bx²/2। x की अपर लिमिट डाल दूंगा तो ये आंसर आएगा। लोअर लिमिट में पूरी एक्सप्रेशन 0 डालने में 0 हो जाएगी। ये मास का टोटल आंसर है, यही मास का टोटल आंसर है। ये जो एप्लीकेशन है ना आपकी, इस टाइप की जो एप्लीकेशन है ये आपकी पूरी 11th और पूरी 12th में पीछा नहीं छोड़ेंगी, और ये बहुत टफ है इनिशियली। आपको एक ही चीज रखनी है, dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऐसे ही मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, रख कर दो पूरा, हाँ या ना बोलिए? हाँ सर। हाँ, ओके। अब अगला क्वेश्चन जो निपटा रहे हैं और वो है फाइंड एरिया ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस r। फाइंड एरिया ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस r। एरिया ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस r। तो सॉल्यूशन लिखिए और मुझे बताइए कि पहला दिमाग में आपके क्या चल रहा है। किसकी एक्सप्रेशन निकालनी है? सर dr। डी, मेरे को टोटल एरिया चाहिए। ये आप अच्छा करते हैं, सही या गलत परवाह किए बगैर आप बोल देते हैं, चुप नहीं रहते हैं। DA रहना पसंद नहीं है मुझे। आपको एरिया निकालना है। DA। DA DA मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, इस बात को लिख दीजिए। टू बी एबल टू फाइंड टोटल एरिया, to be able to find total area, we should first try to write an expression. We should first try to write an expression of area of an elementary section. Area of an elementary section. और इसका नाम क्या होगा इस एरिया का? DA। DA। वेरी गुड अर्णव, वेरी गुड। मुझे DA का एक्सप्रेशन चाहिए। अब उसमें एक प्रॉब्लम और एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि पहले आपको ऐसे जो एलिमेंट्री सेक्शन होता है ना वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। एक लाइन लिखिए, द एलिमेंट्री सेक्शन शुड हैव अ सिमेट्री with respect to the given body. With respect to the given body. एलिमेंट्री सेक्शन इन्हें क्या, जैसे कि बॉडी का एक सेल। एलिमेंट्री सेक्शन यानी वो जिससे हम कहें कि ऐसे कई एलिमेंट्री सेक्शन से मिलकर पूरी बॉडी बनी है।
एलिमेंट्री सेक्शन में एक सिमेट्री होनी चाहिए, एलिमेंट्री सेक्शन में सिमेट्री होनी चाहिए, लिख दीजिए एलिमेंट्री सेक्शन शुड बी such that elementary section should be such that the entire figure or the body जो भी है, the entire figure or the body can be said to be formed by many such elementary sections placed side by side continuously, एलिमेंट्री सेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे और कई एलिमेंट्री सेक्शन जब हम ऐड कर दें तो हमें पूरी बॉडी रिकंस्ट्रक्ट हो जाए। तो क्या आप हल्का सा अंदाजा मुझे दे सकते हैं कि इस सर्कल की लिए एलिमेंट्री सेक्शन क्या हो सकता है, सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए? circle, हाँ, शांभवी सक्सेना ठीक A sector. है। एक तो मुझे सर्कल सुनाई आया था, बाद में किसी ने कुछ आंसर और बोला है। Sector. मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, होना तो सर्कल चाहिए पर मुझे उसका एरिया भी चाहिए, डीए चाहिए ना, डीए चाहिए। इसलिए मैं एक्चुअली सर्कल नहीं एक छोटी सी रिंग ले लेता। आप ऐसा डायग्राम में दिखा दीजिए, x और dx दिखा दीजिए। मैं बोल देता हूँ एलिमेंट्री सेक्शन इज अ रिंग of width dx at a distance x from center, क्योंकि ऐसी कई छोटी छोटी रिंग्स को जब मैं साइड बाय साइड रख दूंगा, बढ़ते हुए रेडियसों की ऐसी रिंग्स को और रख दूंगा तो पूरा सर्कल बन जाएगा, है ना? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ मैं एक रिंग रखूंगा, यहाँ रिंग रखूंगा, यहाँ रिंग रखूंगा, यहाँ रिंग रखूंगा, ऐसी छोटी छोटी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जब मैं रखते जाऊंगा तो पूरा सर्कल रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा ना। इसका एलिमेंट्री सेक्शन एक रिंग है, बस यहाँ हमने बात खत्म कर दी। अब मुझे एक्सप्रेशन काय की चाहिए, मुझे एक्सप्रेशन किस चीज की चाहिए? एरिया Area. डीए की, डीए हमें एरिया तो चाहिए, उसके लिए पहले वी मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस जो एलिमेंट्री सेक्शन हमने कंसीडर किया था, हमें उस एलिमेंट्री सेक्शन के एरिया के बारे में कुछ एक्सप्रेस करने होगी बात मैथमेटिकली। ये बात जरा ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी कठिन है। कागज पे ऐसा सर्कल बनाते हैं, फिर ये कॉन्सेंट्रिक्स और सर्कल्स बनाते हैं और इसको ब्लेड से कट करके बाहर निकाल लेते हैं। इसको आप यहाँ एक ब्लेड मारिए, यहाँ एक ब्लेड मारिए और इस रिंग को बाहर निकाल दीजिए और इस रिंग में भी कट लगा दीजिए, यहाँ कट लगा दीजिए, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको आप खोल दीजिए इस रिंग को तो एक रेक्टेंगल होगा करीब करीब। ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो बहुत ही छोटा है, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल इसकी थिकनेस है, यहाँ तो थोड़ी बड़ी थिकनेस दिख रही है। ये जो टर्म है dx ये बहुत ही हद से ज्यादा छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो ये जो लेंथ है ये कितनी आएगी? 2πx। मैंने इस रिंग को खोल दिया और फैला दिया, ठीक है। वैसे शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कुछ ऐसा आना चाहिए था, पर एक्चुअली ये इतना छोटा है कि इस वाले पोर्शन इन टेपर को इग्नोर किया जा सकता है, और नहीं तो फिर यहां से निकाल के इसको यहां चिपका दीजिए, तब ये रेक्टेंगल बन ही जाएगा। ये इतना छोटा है कि ये टेपर वाली चीज को आप इग्नोर कर सकते हैं, इतना सा है ये टेपर को इग्नोर कर दिया। ये करीब करीब एक रेक्टेंगल ही है, इसका जो सर्कमफरेंस है वो इस रेक्टेंगल की लेंथ है। और अब आप एरिया मुझे बता सकते हैं कितना है, बताइए रेक्टेंगल का एरिया। IR square. नहीं, 2πx dx बताइए रेक्टेंगल का एरिया बताइए।
2 pi x into dx. 2 pi x into dx, यस। ये जो dA है वो इस रेक्टेंगल का एरिया है, वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, वो 2 pi x dx है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, वो 2 pi x dx है। ठीक है। अब क्या करूं? A is equal to integration of dA। ये सब छोटे छोटे एलिमेंट्री सेक्शंस जो हैं इनके एरियाज को ऐड कर दूंगा तो पूरा एरिया मिल जाएगा। और dA का एक्सप्रेशन मेरे पास है ही 2 pi x dx। अब मैं लिमिट्स काय की डालूं? 0 से r। 0 से r, बिल्कुल सही, शाबाश। x की मिनिमम वैल्यू 0 है, x की मिनिमम वैल्यू 0 है और x की मैक्सिमम वैल्यू r है। अब आपको आंसर आता हुआ दिख रहा है? आ गया आंसर? Yes, sir. अब ये हो गया 2 pi x dx from 0 to r, ये हो गया 2 pi x square by 2 from 0 to r, ये कैंसिल हो गया, pi r square आंसर आ गया। सर्किल का एरिया हम जानते ही थे pi r square, पर पहले हमने एरिया निकालने के लिए पहले dA निकाला, इसको एलिमेंट्री सेक्शन को काटा, बाहर निकाला, फैला दिया, ये एक रेक्टेंगल है, इसको आपको याद करना है, बस इसको रट लेना है। इस पे 5 स्टार दे दीजिए, इस पे 5 स्टार दे दीजिए। मैं dm का फॉर्मूला लैम्ब्डा dx रट चुका हूं और dA का फॉर्मूला 2 pi x dx मुझे रट लेना चाहिए। उसके बाद आपको ये इंटीग्रेशन सरल हो जाएंगे। ये इनको हम बहुत टफ मानते हैं, बहुत टफ मानते हैं। ये जो डिस्कशंस हैं, एक बार आपको इसकी आदत पड़ गई ना, फिर इस इंटीग्रेशन में तो कोई दम है ही नहीं। और एक लास्ट क्वेश्चन और हम तेजी से कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ये पूरा क्लियर ना हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पे चर्चा करें, व्हाट्सएप पे मुझसे बात करें अगर ये क्लियर ना हो तो, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भी आप बात कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक स्फीयर है, स्फीयर है, इसका रेडियस r है, बस मुझे इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला डिराइव करना है। आंसर तो आपको पता है, पर मुझे आंसर मत बताइए, मुझे बस ये बताइए कि पहला थॉट क्या है, पहले हम क्या निकालने में इंटरेस्टेड हैं? dv। शाबाश, dv। वेरी गुड, ऐसे ही लिखिए। dv। First, we will think of a symmetrical elementary section. First, we'll think of a symmetrical elementary section, and we'll try to write expression of its dv, and we'll try to write expression of its dv। बस हमारा, हमको वॉल्यूम निकालनी है ना तो पहले dv की बात करिए, एरिया निकालना है ना तो पहले dA की बात करिए, टाइम निकालना है ना तो पहले dt की बात करिए, मास निकालना है ना तो पहले dm की बात करिए। गॉट इट? अब मुझे बताइए, लिख दीजिए we have to think of an elementary section, many of which when combined together will form the entire sphere, तो वो एलिमेंट्री सेक्शन अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, गलत भी चलेगा। hollow sphere with thickness dx। गजब गजब। शांभवी सिंह ने बोला हॉलो स्फीयर, शांभव शर्मा ने बोला हॉलो स्फीयर, और कौन बोल रहा है? हाँ, ये हॉलो स्फीयर है, लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए। इट इज अ कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर, अब मैं यहां से डिस्टेंस x पे
विड्थ dx का, यहां से डिस्टेंस x पे विड्थ dx का एक हॉलो स्फीयर इमेजिन करता हूं, ऐसे ही लिख दीजिए, पूरा लिखते हैं, कंसिडर हॉलो स्फीयर और विड्थ dx at a distance x from center, और हमें इसकी वॉल्यूम के बारे में सोचना है। बस एक बार dv को आपने सोच लिया Sir, ना, 4 pi x squared dx. यस, हाँ निश्चिता रुक जाइए, अब आप और एक दो जगह से कहीं आ जाए, इसके बाद तो प्रॉब्लम ही खत्म। अब आप पूरी सॉल्व कर दीजिए। निश्चिता आप सही कह चुकी हैं, आप पूरी सॉल्यूशन अब मुझे कॉपी पे दिखा सकती हैं। बाकी लोग बताइए भाई, डीवी के बारे में बता दीजिए बस कुछ। Sir, 1 minute. हाँ निश्चिता आप रहने दीजिए। और कोई? डीवी ये हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, एंड वॉल्यूम, अरसलान बोलिए। वॉल्यूम इज एरिया इनटू थिकनेस, ये हिंट दे रहा हूं मैं आपको। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस। जो वॉल्यूम होती है ऐसे केसेस में वो एरिया इनटू थिकनेस होती है। अब आपको ये एरिया सोचना है कितना है, एरिया कितना है? Sir, 4 pi x square into dx. ये स्फीयर है ना, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सर्किल नहीं है, ये सर्किल नहीं है, स्फीयर है। 4 पाई एक्स स्क्वायर और ये dx, ये dv का फॉर्मूला हो गया, 5 स्टार लगा दीजिए। ये dv का फॉर्मूला हो गया, 5 स्टार लगा दीजिए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। dv को बहुत अच्छे से रट लीजिए, और अब जिसको कॉपी दिखानी है पूरा सॉल्व करने के बाद वो मुझे कॉपी दिखा दे जल्दी से। हाँ श्री अर्था, श्री अर्था कॉपी दिखा दीजिए। कॉपी दिखा दीजिए। हाँ 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वी, हाँ बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बस बढ़िया है, ठीक है। 1 मिनट कॉपी रखे रहिए, कॉपी रखे रहिए 1 मिनट। हाँ हटा लीजिए कॉपी, अब हटा लीजिए। और ठीक है, और मैं अब इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। आप इसको ही समझने में दिक्कत हो सकती है, अगर इसको समझने में दिक्कत है तो वो वैलिड है, और इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को वॉल्यूम चाहिए, वो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी होगी, और डीवी यानी एरिया इनटू थिकनेस, ये स्फीयर का एरिया है इनटू थिकनेस। और चूंकि अब x की लिमिट्स पुट करनी है, dx है ना, अगर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x है तो मुझे x की लिमिट्स पुट करनी है, वो 0 से r है, वो 0 से r है, जो गया 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू r, जो गया 4 पाई, और ये हो गया x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू r, तो जाएगा 4 पाई r क्यूब बाय 3 माइनस 0। सो वॉल्यूम का फाइनल आंसर आ गया 4 बाय 3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये रिजल्ट आप भले ही कभी मत पढ़िएगा, एक समरी लिख लीजिए वापस, मैंने पहले भी लिखवाई थी, सारा ध्यान इसी पे लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट समरी है। dm है लैम्डा इनटू dx, dA है 2 पाई x dx, और ये जो dv हमने पढ़ा ये है 4 पाई x स्क्वायर dx। अगर ये आपको क्लियर है तो फिर मजा आएगा आपको इन सवालों में, और आपको बहुत डिफरेंस भी दिखेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे साथियों से ये आसानी से नहीं बनेगा, आपसे बनेगा तो आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इनकी जरूर मास्टरी करिए। इनिशियली दे आर टफ बट दे आर वेरी मैकेनिकल। अगर आपको ये पता है, अगर ये पता है तो फिर आप जानते हैं कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। या लैम्बडा की एक्सप्रेशन सवाल में दी थी, x की लिमिट डालिए 0 से l, पूरा मास निकालिए, यहाँ पर x की लिमिट डालिए 0 से r और टोटल सर्किल का एरिया निकालिए, या x की लिमिट डालिए 0 से r और पूरे स्फीयर की वॉल्यूम निकालिए। dv को मैं फिर से समझा देता हूँ,
dv जो है वो एरिया इनटू थिकनेस, और ये स्फीयर था, स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है, इधर रेडियस x था तो ये 4 पाई x स्क्वायर। इनको बस बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आपको अगली क्लास में समझा देंगे, ठीक है? आर यू ओके विद इट? अगर आपको अभी कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। मेरी तरफ से ये इंटीग्रेशन का चैप्टर मैं समाप्त कर चुका हूं, ठीक है? आपको अभी कुछ पूछना है तो बता दीजिए, जिन्हें समझ में आ गया वो। सर लीनियर मास डेंसिटी नहीं समझ में आया। लीनियर मास डेंसिटी के लिए मैं एक छोटा सा 2 मिनट आपसे और ले लेता हूं, ठीक है? चलिए जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन जल्दी से लिखिए, लिख दीजिए कि लेंथ ऑफ अ रॉड इज 10 सेंटीमीटर and its mass is 10 gram. Length of a rod is 10 centimeter and its mass is 10 gram. So find the linear mass density. Find the linear mass density. Part A था ये सवाल का। जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं ना डेंसिटी, वो है वॉल्यूम मास डेंसिटी। वो वॉल्यूम में मास किस तरह से भरा हुआ है उसकी बात है, ये लेंथ के अलोंग मास किस तरह से बढ़ा हुआ है उसकी बात है। तो जो लैम्बडा है, जिसे लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं, वो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ है। मास शायद मैंने 10 ग्राम दिया है और पता नहीं लेंथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दी है मैंने? 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो लैम्बडा हो गया ना, वो हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। इस रॉड के 1 सेंटीमीटर का मास 1 ग्राम है। इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। किसी के 1 सेंटीमीटर का कितना मास है। और इसी का पार्ट बी लिख दीजिए, पार्ट बी लिख दीजिए, फाइंड द मास ऑफ 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द अबव रॉड। फाइंड द मास ऑफ 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द अबव रॉड। अब आपको शायद डीएम निकालना है, वो लैम्बडा डीएक्स है, तो ये है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, और अभी जो डीएक्स है वो मैंने 3 सेंटीमीटर बोला है। ये मास पर यूनिट लेंथ को गिवन लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस लेंथ की आप बात कर रहे हैं आपको उस लेंथ का मास मिल जाएगा। अब समझ में आया? मास पर यूनिट लेंथ को उस पोर्शन की लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिए जिसका कि मास आपको चाहिए, तो आपको उस पोर्शन का मास मिल जाएगा। ये है, हमने जो सवाल दिया था ना, उसमें ये कांस्टेंट नहीं थी, ये a प्लस bx टाइप थी, ये वेरिएबल थी। इसीलिए तो मैंने कहा था कि रॉड ऐसी वाली नहीं है, ये रॉड शायद ऐसी है क्योंकि बाद में मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होता जा रहा है। अब बात समझ में आई आपको? हमें तो वो लैम्बडा की जो भी वैल्यू दे देंगे, अब उसमें x है कि नहीं है हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दिमाग हमें यहाँ कम लगाना है, स्टेप्स दिमाग में बैठाने की, किस स्टेप के बाद क्या आता है। Got it? Is that clear, Nishita? Yes sir. Any other doubts? Feel free to ask any other doubt whenever you like, either on WhatsApp or maybe in the next class. That is all for now. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.